जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैरस पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में प्रशांत महासागर की या प्रशांत महासागर में चलने वाली समुद्री जलधाराओं के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और उसी वीडियो में बताया था नेक्स्ट वीडियो में मैं अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको समय समय पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनको पता चल पाए और वो अपनी जो भी टॉपिक वीक है वो अपना देख के इम्प्रूव कर पाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार और बता देता हूँ कि दोस्तों, कोई जलधारा गर्म और ठंडी कैसे होगी। मान लीजिए ये है भूमध्य रेखा, ये है ध्रुव यानी पोल, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये है पोल ध्रुव। और आपको पता है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सीधी चमकती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी विषुवत रेखा जो रीजन है, विषुवत रेखी क्षेत्र जो है, इक्वेटोरियल रीजन जो है, हमेशा तापमान अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ जो जल होगा वो गर्म होगा, इस रीजन में जल गर्म होगा। और जब जल गर्म होगा तो यहाँ से जल अगर प्रवाहित होता है तो गर्म जल प्रवाहित होगा। और ध्रुवों पर मौसम हमेशा ठंडा होता है, टेम्परेचर हमेशा कम होता है, तो यहाँ का जो जल होगा वो भी ठंडा होगा और ये जल जब प्रवाहित होगा तो ठंडा जल प्रवाहित होगा। तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर यानी निम्न अक्षांश से अगर उच्च अक्षांश की ओर, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की ओर अगर जल गतिमान होता है तो वो गर्म जल गतिमान होगा। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर जल आता है तो ये ठंडा जल है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो जलधारा जाएगी वो गर्म जलधारा, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जलधारा जो आएगी वो ठंडी जलधारा। ये उत्तरी गोलार्ध की कहानी है। सेम कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी जलधारा। यहाँ एक बात और समझनी आवश्यक है कि मान लीजिए ये 30 अंश अक्षांश की रेखा है, अगर यहाँ से ध्रुवों की ओर कोई जलधारा जा रही है तो वो भी गर्म होगी, ये क्योंकि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। और दूसरी बात यहाँ भी समझना जरूरी है कि 30 से अगर भूमध्य रेखा की ओर आ रही है तो वो ठंडी होगी। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में कनारी जलधारा को देख सकते हो। ठीक चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पे। दोस्तों, आपको पता है ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और मैप को मैं और नीचे करूं तो ये ग्रीनलैंड, सॉरी ये आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड। तो इन सब लोकेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में लोकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, पिछली क्लास में मैं आपको बताया था कि अगर ये देखिए भूमध्य रेखा है, पिछली क्लास में आपको बताया था कि उत्तरी व्यापारिक पौने, ये है उत्तरी व्यापारिक पौने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये है दक्षिण की व्यापारिक पौन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक, अब इन दोनों के प्रभाव से विषुवत रेखा का जल गतिमान होता है क्योंकि ये पौने पूरब से पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, पूरब से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। अब ये जब पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगी तो जल पर जब इनके द्वारा घर्षण होगा तो घर्षण की वजह से जल भी गतिमान हो जाएगा। तो यहां जन्म होगा उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा का और दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा का, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। और यहाँ एक बात आपको और समझना आवश्यक है कि ये जलधाराएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, घूमती है, और ये जो जल है पृथ्वी की घूर्णन गति का साथ नहीं दे पाता, इसलिए वो पश्चिम की ओर गतिमान हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल भी पिछली क्लास में बताया था कि अगर हाथ में जल लेके कस के आप हाथ को आगे करोगे जल पीछे की ओर आएगा, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। अब देखिए, उत्तर की विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिण की विषुवत रेखी जलधारा दोनों आगे बढ़ रही हैं।
और ब्राजील के इस कोस्ट के पास, जिसे कहा जाता है केप सॉ रॉक, केप सॉ रॉक के पास दक्षिण की विषुवतरेखीय जलधारा यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा इस केप सॉ रॉक के पास टकराती है और यहां जल इकट्ठा हो जाता है। इस रीजन में पूरे जल इकट्ठा हो जाता है, इस पूरे रीजन में, जिसकी वजह से ये जल दो भागों में विभाजित हो जाता है। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा अटलांटिक महासागर की दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होती है, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में ब्राजील के तट के साथ प्रवाहित होती है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां जल इकट्ठा हो गया है, जल स्तर इस रीजन में ऊपर हो गया है, ऊंचा हो गया है। अब अगर जल स्तर ऊंचा हो गया है तो आप सोचिए, यहां से जल हट के यहां आ रहा है, तो इसका मतलब इस रीजन में जल स्तर नीचे होगा। अब ढाल ऐसे बन जाएगा, यहां जल स्तर ऊपर और इधर जल स्तर नीचे। तो इस खाली जगह को भरने के लिए एक जलधारा चलती है जिसे कहा जाता है प्रतिविषुवतरेखीय धारा। ये चलने लगी प्रतिविषुवतरेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये चल गई प्रतिविषुवतरेखीय धारा, प्रतिविषुवत रेखीय धारा। और यही प्रतिविषुवत रेखीय धारा जब गिनी के तट पर पहुंचती है तो इसे कहा जाता है गिनी की धारा। इसे क्या कहते हैं? गिनी की धारा या गिनी धारा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां तीन जलधाराओं को देख लिए, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा और प्रतिविषुवतरेखीय धारा। ठीक, अब जब यहां से दक्षिण की विषुवतरेखीय धारा यानी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा दो भागों में विभाजित हो गई, एक चली गई उत्तरी गोलार्ध में और दूसरी चली आई ब्राजील के तट के सहारे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो गर्म जल धाराएं हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। और नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की व्यापारिक पौने उत्तर की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तर की विषुवतरेखीय धारा और दक्षिण की विषुवतरेखीय धारा का कुछ जल इसमें मिल जाता है। अब ये दोनों जल मिलके आगे बढ़ते हैं, और जब ये दोनों जल मिलके आगे बढ़ते तो आपको पता है आगे बढ़ोगे तो आपको आइलैंड मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे, करीबियन सी आएगा, ढेर सारे यहाँ द्वीप मिलेंगे। तो इन द्वीपों के कारण ये जलधाराएं, ये जो जलधारा चल रही है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक चली जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर, युकाटन चैनल आप देखिए, ये है युकाटन प्रायद्वीप, और इधर की ओर आ जाती है, और इस जलधारा का नाम है कायन। इस जलधारा का नाम है कायन। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी धारा निकली इसे कहते हैं एंटिलीज की धारा, एंटिलीज धारा। ठीक, और ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं। ठीक, कायन धारा और एंटिलीज धारा दोनों ही गर्म जलधाराएं क्यों है? क्योंकि भाई भूमध्य रेखा से जा रही है, यहाँ गर्म जल है तो ये गर्म जलधारा। अब ये जब आगे बढ़ती है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्लोरिडा तट के पास ये जलधारा फ्लोरिडा की जलधारा कही जाती है, फ्लोरिडा जलधारा। ठीक, फ्लोरिडा जलधारा। अब देखिए, यहां से गई कायन, कायन गल्फ ऑफ मैक्सिको में गई, और फाइनली जब ये फ्लोरिडा के तट से आगे बढ़ी तो इसे कहा गया फ्लोरिडा जलधारा। अब फ्लोरिडा जलधारा और एंटिलीज जलधारा दोनों मिल जाते हैं केप हैट्रस के पास, केप हैट्रस के पास दोनों मिल जाते हैं, और तब इस जलधारा का नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। अब ये जलधारा जन्म ले लिया, गल्फ स्ट्रीम हो गई, गल्फ स्ट्रीम नाम मिल गया इसको केप हैट्रस के आगे, और ये पहुंचती है न्यू फाउंडलैंड तक। तो केप हैट्रस से लेके न्यू फाउंडलैंड तक इस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। तेज गति से चलती है ये। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। ध्रुवों की ओर से एक जलधारा आ रही है जो कि ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि ध्रुवों की ओर से आ रही है, और ये
न्यू फाउंडलैंड के पास तक आती है और नीचे से जा रही है, दक्षिण की ओर से जा रही है गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड तक। दोनों जलधाराएं यहां मिल जाती हैं। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं, ये जो ऊपर से आ रही है ये ठंडी जलधारा जो है इसका नाम है लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर करंट, ठीक। तो ये लैब्राडोर करंट और इधर गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड के पास, ये दोनों मिल जाती हैं और यहाँ तापीय प्रतिलोमन होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से यहाँ कोहरा पड़ता है। और आपको पता होगा कि अटलांटिक महासागर का दोनों ही तटों पे, अटलांटिक महासागर के दोनों ही तटों पे महाद्वीपी महाद्वीपी मग्न तट चौड़ा है। अटलांटिक महासागर के दोनों ही तटों पर महाद्वीपी मग्न तट चौड़ा है और महाद्वीपी मग्न तट चौड़ा होने की वजह से यहाँ पर मछलियों या मत्स्यन के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाती है। साथ में जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाती हैं तो यहाँ कोहरा भी पड़ता है और जब कोहरा पड़ता है तो फाइटोप्लैंक्टन विकसित होते हैं, तो ये और मछलियों के लिए ग्रहण क्षेत्र बन जाता है और यही मिलेगा आपको ग्रैंड बैंक, ठीक, यही मिलेगा आपको ग्रैंड बैंक, ठीक। अब देखिए यहां जलधाराएं मिल गई, गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल गई, फिर भी ये जो गल्फ स्ट्रीम थी ये पर्याप्त रूप से गर्म है और यहां से क्योंकि जल स्तर ऊंचा हो गया और यहां से पछुआ पवन के प्रभाव में, यहां से पछुआ पवन के प्रभाव में ये जलधारा आगे बढ़ती है जो कि गर्म जलधारा है, पछुआ पवन के प्रभाव में आगे बढ़ती है। अब इसका नाम आ जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहां लिख देता हूं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक। अब इसका नाम पड़ गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पहुंचता है आगे बढ़ते हुए पछुआ पवनों के प्रभाव में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के पास। और आप जानते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर हवाएं ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से इस रीजन का जो जल स्तर होता है वो पहले से ही ऊंचा होता है। इस रीजन का जल स्तर पहले से ही ऊंचा होता है और जब जल स्तर ऊंचा होगा और यहां जल और पहुंच गया तो और जल स्तर ऊपर होगा, तो यहां से ऐसे ढाल बन गया, इधर भी ढाल बन गया और इधर भी ढाल बन गया, तो यहां से दोनों ओर जल प्रवाहित होगा, इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा। और यहीं पर है मिड अटलांटिक रिज, यहीं पर आपको अटलांटिक ओशियन में मिलेगा मिड अटलांटिक रिज, इसी रीजन में मिलेगा मिड अटलांटिक रिज। इसी जगह से यहां जो गर्म जल है वो एक भाग पहुंचता है आइसलैंड की ओर और एक भाग इधर की ओर मुड़ जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो भाग आइसलैंड की ओर जाता है इस जलधारा को कहा गया इरमिंगर धारा, इरमिंगर। तो इरमिंगर गर्म जलधारा है। इसके बाद यहीं से एक जलधारा चली जाती है नॉर्वे की ओर, जिसे कहा जाता है नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन धारा, ठीक। यहां इरमिंगर धारा। अब यहीं से एक भाग और निकलता है जो पहुंच जाता है आपके ग्रेट ब्रिटेन की ओर, लेकिन एक भाग यहीं से निकलता है जो कि पहुंचता है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में, जिस धारा का नाम दिया गया है रेनल, रेनल जलधारा, ठीक। यहीं से एक भाग निकलता है, पहुंचता है बे ऑफ बिस्के में और बिस्के की खाड़ी में पहुंचता है, इस जलधारा का नाम है रेनल। और यहीं से एक जलधारा चलती है, पुर्तगाल के तट से होकर आगे बढ़ती है और यहां पर एक आइलैंड है। इस आइलैंड से लेके, यहां मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस आइलैंड से लेके और केप वर्ड, इस आइलैंड का नाम है मडेरिया, मडेरिया द्वीप, ठीक।
मडेरिया द्वीप, मडेरिया द्वीप से लेके ये जो जगह है ये केप वर्ड है, केप वर्ड, ठीक। तो मडेरिया से केप वर्ड तक जब आएगी तो आप देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा। ये क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा। और फाइनली ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाएगी। तो मडेरिया से केप वर्ड तक ये जो चलने वाली जलधारा है इसे कहा जाता है कनारी धारा, कनारी धारा जो कि ठंडी जलधारा है, कनारी धारा जो कि ठंडी जलधारा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, अब देखिए ये जो नॉर्वेजियन करंट जा रही थी जो कि गर्म जलधारा, जितनी लाल लाइनें हैं वो गर्म जलधाराएं हैं, ठीक। अब ये जो नॉर्वेजियन करंट जा रही है ये गर्म जलधारा है, और यही जब आगे बढ़ती है ग्रीनलैंड के पास आती है और ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में बहने लगती है, तो इसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ठीक। तो ये जो जलधारा हो गई, ये जो आ रही है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा हो गई। तो आप देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये इतनी जलधाराएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, और मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूं। सबसे पहले विषुवत रेखा के दोनों ओर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में दो जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, एक उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और दूसरी दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल केप सौराख के पास टकराता है, यहाँ जलस्तर ऊंचा होता है, और जलस्तर ऊंचा होने के कारण यहाँ से अफ्रीका के तट की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर एक जलधारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रति विषुवत रेखी जलधारा कहते हैं या काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। उसके बाद केप सौराख के पास जो जल इकट्ठा हुआ था ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध की ओर चला जाता है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध की ओर। उत्तरी गोलार्ध में ही उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा चल रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही है, और एक जलधारा साउथ इक्वेटोरियल करंट का एक भाग आके इसमें मिल गया। ये दोनों भाग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आइलैंड का ग्रुप मिलता है, जिसकी वजह से ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक भाग जो गल्फ ऑफ मैक्सिको की ओर प्रवाहित होती है, युकाटन चैनल या युकाटन प्रायद्वीप की ओर प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं कायेन जलधारा। ये जो जलधारा जा रही है वो है कायेन जलधारा। और दूसरी जलधारा जो जा रही है उसको कहते हैं एंटिलीज जलधारा। दोनों ही जलधाराएं आगे बढ़ती हैं। कायेन जलधारा गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचती है, फ्लोरिडा के तट से जब ये आगे बढ़ती है तो इसी को कहा जाता है फ्लोरिडा जलधारा। ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद केप हैटरस के पास फ्लोरिडा जलधारा और एंटिलीज जलधारा दोनों मिल जाती हैं और ये बन जाती है गल्फ स्ट्रीम। तो केप हैटरस से लेके न्यू फाउंडलैंड तक, केप हैटरस से लेके न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है जो गर्म जलधारा है। इसके बाद ध्रुवों की ओर से एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर जलधारा। ध्रुवों की ओर से एक ठंडी जलधारा आ रही है जिसका नाम है लेब्राडोर जलधारा। ये तो अलग है, ये कहानी इसकी इधर की है, ठीक। इधर से जलधारा दूसरी आ रही है, यह है लेब्राडोर जलधारा, ठीक। लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है, दोनों मिल जाती है न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण में, और यहीं पर कोहरा बनता है और यहीं पाया जाता है ग्रैंड बैंक, बहुत बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद यहाँ जलस्तर चूंकि ऊंचा है तो पछुआ पवन के प्रभाव में ये जलधारा आगे बढ़ती है जो कि पर्याप्त रूप से गर्म होती है, जिसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो ये पहुंच जाता है उपध्रुवी निम्न वायुदा पेटी पर। उपध्रुवी निम्न वायुदा पेटी पर चूंकि हवाएं ऊपर उठती हैं इसलिए यहाँ जलस्तर ऊंचा होता है, क्योंकि हवा ऊपर उठने की वजह से हवा का दबाव जल के ऊपर कम होता है, इसलिए बाकी जगहों की तुलना में यहाँ जलस्तर ऊंचा होता है। अब जहाँ जलस्तर ऊंचा होता है यहाँ का भी ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आके यहाँ मिल गई, जलस्तर और ऊंचा हुआ, इसकी वजह से यहाँ दोनों ओर जल प्रभावित होता है। जैसे कोई चीज ऊंचा होगा तो इधर भी जल जाएगा, इधर भी जल जाएगा, इधर भी जल जाएगा, तो सभी जल प्रभावित होता है। एक जलधारा यहां से निकलकर जाती है आइसलैंड की ओर, ठीक, और जिसे कहा जाता है इरमिंगर जलधारा। इरमिंगर भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जा रही है, गर्म जलधारा होगी। नॉर्थ अटलांटिक भी गर्म जलधारा होगी। एक जलधारा जाती है नॉर्वे की ओर जिसे नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। यही जलधारा आगे बढ़कर वापस आती है
पर्याप्त अब ठंडी हो जाती है और ये ग्रीनलैंड के पूरब में बहती है, इसलिए पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कहा जाता है इसे। ठीक, इसी जगह से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी से ही यहां से एक जलधारा ब्रिटेन की ओर चली जाती है और एक जलधारा आती है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी की ओर, जिसे कहा जाता है रेनल जलधारा। यहीं से एक जलधारा और निकलती है, पुर्तगाल के तट से होते हुए आगे बढ़ती है और मडेरिया द्वीप से लेके केप वर्ड तक इसका नाम पड़ता है कनारी जलधारा। चूंकि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है ये कनारी, इसलिए ठंडी जलधारा है। ठीक, तो ये पूरा समझ गए आप लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अगर आप उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में गायर समझोगे, गायर यानी जल चक्र, जल चक्र, तो आपको दिख रहा होगा ये चक्र ऐसे बन रहा है, ये चक्र ऐसे बन रहा है, यानी घड़ी की सुइयों के अनुकूल बन रहा है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो गायर बनता है क्लॉकवाइज बनता है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल बनता है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज बनता है। ठीक, अनुकूल बनता है, देखिए घड़ी की सुई के अनुकूल है, क्लॉकवाइज है। अब दूसरी बात ये समझना है कि इसी रीजन में, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, रब कर दे रहा हूं क्योंकि बात आपको समझ में आ गई होगी, इसी रीजन में पाया जाता है सारगैसो सी, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। बेसिकली ये जो सारगैसो सागर है, ये नाम क्यों पड़ा, तो एक वर्ड है, पुर्तगीज वर्ड है सारगैसम। सारगैसम जो वर्ड है वो पुर्तगीज वर्ड है और इसका अर्थ होता है सागरीय घास। क्योंकि ये सागरी घास है, इसका अर्थ होता है सागरी घास, और इस सारगैसो सागर में घास पाई जाती है जिसका नाम है सारगैसो। तो पुर्तगीज वर्ड है सारगैसो, सारगैसम से निकल के आया है, सारगैसम से निकल के आया सागरी घास। तो यहाँ जो घास पाई जाती है उसी का नाम है सारगैसो, और इसी सारगैसो घास के नाम पर इस रीजन का नाम पड़ गया सारगैसो सागर। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस रीजन की लवणता पूरे अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक लवणता इसी सारगैसो सागर की है, और वो लवणता है 37। अब ये लवणता का साइन है, यानी 1000 ग्राम जल में 37 ग्राम लवण है। तो अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक लवणता इसी रीजन में पाई जाती है, सारगैसो रीजन में, यानी सारगैसो सागर में। ठीक, अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का थोड़ा मैं प्रभाव बताऊंगा, लेकिन पहले हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर चलते हैं, वो देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम प्रभाव इसका देखेंगे। चलिए, ये प्रतिविश्वत रेखी धारा आप समझ गए होंगे, तो मिटा देता हूं मैं। अब देखिए ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट केप सौराख के पास इकट्ठा हो गई थी, दो भागों में बढ़ गई थी, एक भाग ब्राजील के तट की ओर आ रहा है, और जो ब्राजील के तट की ओर आ रहा है क्योंकि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है इसलिए गर्म होगा, और इसका नाम है ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन धारा या ब्राजील धारा, ब्राजीलियन करंट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रवाहित होता है पछुआ पवन प्रवाह, और पछुआ पवन प्रवाह के कारण एक जलधारा भी प्रवाहित होने लगती है जिसका नाम भी है पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब देखिए आपको पता है कोई भी चीज मूव करेगी तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, फेरल का नियम लगेगा। अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो अपने बाईं ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर। तो ये जलधारा जो जा रही है कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपनी ये बाईं ओर मुड़ती है। क्योंकि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है तो ये ठंडी होगी, और ये जो जलधारा होगी इसका नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड धारा। ठीक, फॉकलैंड करंट। ठीक, तो ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा दोनों मिलेंगी, कोहरा पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद ये जो ब्राजीलियन जलधारा है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है उसकी वजह से इसका एक भाग अपने राइट हैंड साइड में मुड़ता है,
और एक नई जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसे कहा जाता है दक्षिणी अटलांटिक धारा। दक्षिणी अटलांटिक धारा। ठीक, तो जब तक ये चल रही है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर ये गर्म होगी। इसके बाद ये जलधारा भी पहुंच जाती है पछुआ पवनों के प्रभाव में उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पर। और अब मैं बताया हूं उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पर जल स्तर ऊंचा होगा, और जब जल स्तर ऐसे ऊंचा होगा तो ये दोनों ही ओर जल प्रवाहित होगा। यहां से इधर भी जल जाएगा और इधर भी जल जाएगा। हमें इधर जल जाने वाले जल से कोई मतलब नहीं है। अब ये जल अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ के आगे बढ़ता है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग से टकराता है और यहां से ये तट के सहारे आगे बढ़ता है, और इसी का नाम है बेंगुला की जलधारा या बेंगुला धारा। बेंगुला धारा, बेंगुला करंट, जो कि कोल्ड करंट है। ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, कोल्ड करंट है। और यही वो जलधारा है जो यूरोपियों को यानी पुर्तगालियों को भारत का रास्ता पता लगाने में 100 साल का लेट लगवा दिया, 100 साल का समय लगवा दिया, क्योंकि ये जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर मूव कर रहा है और पुर्तगाली उधर से आते थे, जलधारा उल्टी जा रही है, इनकी नाव इधर जा रही है और नाव की स्पीड कम हो जाती थी, आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। और भारत का जल मार्ग पता लगाने के लिए इधर से आगे बढ़ोगे तो यहाँ भारत मिलेगा आपको और आगे, ठीक, भारत मिलेगा। तो ये उल्टी बह रही है और उधर से आ रही है, तो ये भारत का मार्ग पता लगाने में 100 साल का समय लगवा दिया। यही वो बेंगुला की धारा है। अब देखिए ये एक जल चक्र बन रहा है, गायर बन रहा है, एक गायर बन गया जल चक्र। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जो गायर है यानी जो जल चक्र है, जो जल चक्र है वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल है कि विपरीत है। आप देखिए घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुई होती तो ऐसे चलती, ये कैसे चली, ऐसे चल रही है, घड़ी की सुइयों के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का ये जो गायर है घड़ी की सुइयों के विपरीत है या एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का जो गायर है क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल है। अब थोड़ा सा इसका मैं प्रभाव बताता हूं। अभी तो एक प्रभाव बता ही दिया मैं आपको कि पुर्तगालियों को भारत का रास्ता खोजने में 100 साल का देर लगवा दिया बेंगुला की करंट ने। दूसरा, जहां भी ठंडी जलधारा बहेंगी वहां पर समुद्री भाग की लवणता कम होगी, और जहां गर्म जलधारा बहेगी वहां समुद्री जल की लवणता अधिक होगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां गर्म जलधारा बहेगी उस पर नमी की मात्रा अधिक होगी, इसलिए तटीय क्षेत्रों में वर्षा होगी। जहां ठंडी जलधारा बहेगी ठंडा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो बारिश की समस्या होगी, बारिश नहीं होगी। और जहां भी ठंडी जलधारा होगी उसके तट के पास मरुस्थल पाया जाएगा, डिजर्ट पाया जाएगा, और यहाँ पर आपको कालाहारी का मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक, इस रीजन में कालाहारी एक कारण है, और भी कारण है, ढेर सारे कारण है मरुस्थल के, लेकिन एक कारण ये ठंडी समुद्री जलधारा है कि महाद्वीपों के पश्चिम में, क्योंकि ठंडी समुद्री जलधारा आप देखोगे लगातार मिलती हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिम में डिजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये तो रहा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं का प्रभाव। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं के प्रभाव पे। अब देखिए जो गल्फ स्ट्रीम चल रही है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, तो गर्मियों के समय उत्तरी अमेरिका में ये और अधिक गर्मी बढ़ा देती है। गर्म जलधारा है तो गर्मी बढ़ा देगी, लेकिन सर्दियों के समय चूंकि गर्म जलधारा है तो तटीय क्षेत्र इसका गर्म होना चाहिए, लेकिन सर्दियों के समय गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है उसका फायदा उसका ये तटीय भाग नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से यहां से हवाएं
स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। और जब स्थल से सागर की ओर चलने लगेंगी तो ये जो गर्म इस जलधारा की गर्मी का प्रभाव होगा वो सागर की ओर आ जाएगा, न कि स्थल की ओर रहेगा। तो गर्मियों के समय तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को गर्म कर देता है, पहले ही गर्मी है और गर्मी दे दिया। लेकिन सर्दियों के समय जो इसका प्रभाव होना चाहिए था, जो इसका फायदा होना चाहिए था, वो फायदा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लोग या यूएसए के लोग नहीं उठा पाते। ठीक। दूसरी बात, ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही, इधर से लेब्राडोर जलधारा आ रही है, इधर से गल्फ स्ट्रीम, दोनों मिल गई, कोहरा पड़ा, मछली खूब मारो। इसके बाद ठंडी जलधारा लेब्राडोर अपने साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लाती है और टाइटेनिक जैसी घटना हो जाती है। आप हाथ फैला के ऐसे पोज खिंचवा रहे होते हो अपना, और उसी समय टाइटेनिक जैसी घटना होती है, तो बड़े बड़े शिलाखंडों को लेके आती है, आइसबर्ग को लेके आती है और दुर्घटना होगा। साथ ही कोहरा पड़ेगा तो भी यातायात बाधित होगा। इसके बाद ये गर्म जलधारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ती है, उसके बाद कई भागों में विभाजित होती है। ये पश्चिमी यूरोप का ये जो भाग है, पश्चिमी यूरोप का जो भाग है, ये कम से कम सर्दियों के समय, आप देखिए उच्च अक्षांशों पे है, ये उच्च अक्षांशों पे है, और सर्दियों के समय ये पूरा पानी बर्फ में होना चाहिए, टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गर्म जलधारा जब यहाँ पे आती है तो इस रीजन के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और सर्दियों के समय भी यहाँ जो जल है वो बर्फ में नहीं बदलता और बंदरगाह 12 महीने खुले रहते हैं। ठीक, तो ये गर्म जलधारा का प्रभाव रहा। लेकिन एक काम और गड़बड़ होता है। एक गड़बड़ काम क्या होता है कि यहां से गर्म जलधारा आती है तो इस क्षेत्र की लवणता भी बढ़ाती है। जैसे उत्तरी सागर की लवणता की बात की जाए, उत्तरी सागर की जो लवणता है इसी जलधारा के कारण, यानी कुल मिला के कहे तो गल्फ स्ट्रीम जो आगे बढ़ रही है अलग अलग नामों से, उसके कारण यहां जल लवणता पहुंच जाती है 34, ठीक, उत्तरी सागर की तो लवणता बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की क्या प्रभाव डालती हैं। तो ढेर सारी जलधाराओं को आपने देख लिया, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, और इसे याद रखिएगा, मैप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको याद हो पाएगा। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं के साथ। लेकिन हाँ, जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक करना नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए और मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाऊं, अधिक से अधिक बच्चों का सहयोग कर पाऊं। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। जय हिंद।